दुनिया भर की नजरों में साल 2022 की सबसे बड़ी घटना अगर कुछ हुई है तो वो है रशिया यूक्रेन वॉर। फरवरी महीने में जब रशिया की सेना यूक्रेन पर हमला करने जा रही थी तो रात की ठंड से बचने के लिए टैंक, आर्मी ट्रक्स और दूसरी बख्तर बंद गाड़ियों में सैनिक खुद को गर्म रखने के लिए व्हीकल का इंजन ऑन रखते। मिलिट्री पावर को कंपेयर करें तो रशिया के सामने यूक्रेन की पावर बहुत कम है, फिर भी स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन रशिया पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने शुरू से ही रशिया के मिलिट्री काफिले पर ड्रोन्स से हमले करने शुरू कर दिए। क्योंकि रात में इंजन की गर्मी से यूक्रेन के ड्रोन्स रशियन मिलिट्री को आइडेंटिफाई करके हमले कर रहे थे, तो क्या आने वाले दिनों में ड्रोन्स लड़ाई के मैदान में सारा खेल पलट देंगे? यहां यह समझ लीजिए कि ये वो ड्रोन नहीं है जो हम और आप देखते हैं। शादी, प्री वेडिंग या फोटोग्राफी में यूज होने वाले ड्रोन्स तो बहुत बेसिक ड्रोन्स हैं। मिलिट्री ड्रोन्स इनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, जो साइज में बड़े और मिसाइल कैरी करने में कैपेबल होते हैं। तो आज infinitystream.tv की इस डॉक्यूमेंट्री में आज बात होगी यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। चलिए शुरू करते हैं यूएवी की सवारी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी, जिसका कॉमन टर्म है ड्रोन, उसका इतिहास वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद दुश्मन से आगे रहने के लिए यूएवी बनाने पर काम किया गया। इसके लिए दो जरूरी चीजों पर ध्यान दिया गया। नंबर 1, एक ऐसी मिसाइल बनाना जो खुद ही बहुत दूर जाकर अपने टारगेट पर हमला कर सके। नंबर 2, ऐसे व्हीकल्स जो वॉर जोन में इक्विपमेंट पहुंचा सकते थे या खुफिया जानकारी हासिल कर सकते थे और जिनका बार बार यूज पॉसिबल था। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत नुकसान पहुंचा था और ट्रेंच से लड़ाई लड़ने में ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का रिस्क रहता है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज कोई ऐसा तरीका चाहती थी जो ज्यादा इफेक्टिव हो, जिसके इस्तेमाल से दुश्मन की सीमा में जमीन के रास्ते जाने से बचा जा सके, और उन्हें ऐसे एयरप्लेन्स चाहिए थे जो दुश्मन के ऊपर उड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा हमले कर सके। ऐसा होने से सैनिकों की जान भी बचती और दुश्मन को साइकोलॉजिकली कमजोर कर पाना भी संभव होता। तो 1917 में ब्रिटेन ने और 1918 में यूएसए ने पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेस्टिंग की। तब इनका नाम था पॉइंट व्हीकल्स, पर दुश्मनों के ऊपर इनका इस्तेमाल नहीं किया गया और 1944 में हथियार के तौर पर एयरप्लेन्स का इस्तेमाल हुआ। नाजी जर्मनी के हथियारों के ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका यूएवी डेवलप कर रहा था। असल में ये पूरी तरह से यूएवी नहीं थे। उड़ान भरने से पहले फाइटर जेट्स में डिटोनेटर्स भरे जाते, पायलट उसे 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाता, कंट्रोल को ग्राउंड से रिमोटली मेंटेन करने को दे दिया जाता और फिर पायलट अपने जेट से कूद जाता और फाइटर जेट जाकर गिरता दुश्मन के टारगेट जोन पर। इस तरह के मिशंस बहुत रिस्की होते थे और इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है यूएस पायलट जोसेफ पी कैनेडी, जो इसी तरह के एक मिशन में तब मारे गए जब डिटोनेटर सेट करते हुए फ्लाइट में ही धमाका हो गया और पूरा क्रू ही मारा गया। यूएस पायलट जोसेफ पी कैनेडी यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के भाई थे। ऐसे इंसिडेंट्स के कई बार रिपीट होने से यूएसए ने ऐसी एक्टिविटीज को बैन कर दिया। 1954 से लेकर 1975 तक चले यूएस वियतनाम वॉर में भी खुफिया जानकारी पाने के लिए और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज किए गए। जैसे जैसे वक्त बीता गया, इंसान वाले ऐसे मशीन्स की टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और इनकी कैपेसिटी भी बढ़ती गई। आगे चलकर गल्फ वॉर और कोसोवा मिशन के वक्त टारगेट पर हमला करने के लिए और टेक्नोलॉजी के मामले में चीजें बहुत एडवांस्ड हो गई थी। यह भी क्लेम किया जाने लगा कि यूएवी से सिविलियंस को कोई खतरा नहीं था और हमला वहीं किया जा रहा है जहां दुश्मन है। गल्फ वॉर में यूएसए की लीडरशिप में अलाइड फोर्सेस को यूएवी का एडवांटेज मिला और उन्हें कम नुकसान उठाना पड़ा। इस टेक्नोलॉजी के यूज में सबसे ज्यादा बदलाव आया 9/11 के बाद, क्योंकि यूएसए ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की तानाशाही खत्म करने के लिए जब यूएस इराक वॉर हुआ, तब तक तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बहुत कॉमन हो गए।
इनकी काबिलियत इतनी बेहतर थी कि इन्हें यूएसए में कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जाता, रियल टाइम जानकारी हासिल की जाती और ये यूएवी हमला करने में भी कैपेबल हो चुके थे। वो एरियाज जहां सोल्जर्स को भेजना पॉसिबल नहीं होता, वहां की जानकारी भी मिल जाती और हमले की स्ट्रेटजी बना ली जाती। अगर सोल्जर्स को भेजने की परमिशन नहीं होती तो हमला यूएवी ड्रोन से भी किया जाता, लेकिन इसके लिए सही इंफॉर्मेशन जरूरी थी, नहीं तो सिविलियंस के बीच कैजुअलिटीज होने पर गवर्नमेंट को वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती और देश की इमेज खराब होती। उस वक्त यूएस आर्मी के साथ साथ CIA भी ड्रोन प्रोग्राम्स चला रही थी। ये तो हमने जान लिया कि यूएवी का इतिहास। अब समझते हैं कि आखिर ये यूएवी ड्रोन्स काम कैसे करते हैं। भले ही यूएवी को हम और आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहें, पर मिलिट्री में ज्यादा पॉपुलर टर्म है अनमैन्ड एरियल सिस्टम। दुनिया का पहला वेपनाइज्ड यूएवी है प्रीडेटर MQ-1, जिसे 1994 में उड़ाया गया था। पर अब लगभग 28 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है और अब तक का सबसे बड़ा यूएवी है यूएस नेवी का ट्राइटन, जिसका विंग स्पैन 39 मीटर लंबा है और एक बार उड़ान भरने पर जो 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ज्यादातर ड्रोन्स 20 घंटे की उड़ान भरते हैं और उन्हें किसी स्पेसिफिक एरिया की मॉनिटरिंग के लिए उड़ाया जाता है, जिसे ग्राउंड स्टेशन पर बैठा पायलट ऑपरेट करता है। इन बड़े बड़े यूएवी को हजारों किलोमीटर की दूरी से जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और एयरक्राफ्ट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। स्पेस और ग्राउंड स्टेशन का ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा एफिशिएंट तभी साबित होता है जब यूएवी से ग्राउंड स्टेशन या वाइस वर्सा इंफॉर्मेशन क्विकली अवेलेबल हो। 90s वाले प्रीडेटर्स यूएवी मॉडल्स को 5 मिनट का वक्त लगता था, लेकिन अब जीपीएस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि मानो बिजली की रफ्तार से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और अभी की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से 360 डिग्री व्यू, इंफ्रारेड इमेज एंड वीडियो और रेडार डेटा पूरी तरह से लाइव अवेलेबल हो जाता है। ज्यादातर यूएवीज को टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लाइन ऑफ साइट यानी ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन लंबी उड़ान या किसी मिशन पर भेजते हुए जब ये ग्राउंड स्टेशन एंटीना की रेंज से बाहर चले जाते हैं, तब इन्हें जीपीएस सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है। सैटेलाइट्स ऑपरेशन में 1 सेकंड का डिले भी रहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड पायलट से कनेक्शन लॉस होने पर यूएवी सेल्फ कंट्रोल्ड मोड ऑन करते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद लैंडिंग भी कर लेते हैं या टेक ऑफ पॉइंट पर वापस लौट आते हैं। यूएवी टेक्नोलॉजी सिर्फ हवा में ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे बोट्स भी बनाए जाते हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड या ग्राउंड स्टेशन या किसी शिप से ऑपरेट हो सकते हैं और उन्हें किसी को बचाने के लिए या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज किया जाता है। यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया के अलावा भी एक छोटा सा देश है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है और दुनिया भर में मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने और बेचने के लिए पॉपुलर है। यस, सही पहचाना आपने, टर्की। इसके बनाए हुए यूएवी मॉडल TB2 आज हाईली डिमांडेबल यूएवी है। सिर्फ कॉस्टिंग के पॉइंट से अगर यूएसए और रशिया से इसे कंपेयर करें तो यूएसए का MQ रीपर को बनाने में 30 से $100 मिलियन का खर्च आता है। रशिया का ओरियन UAV 20 से $50 मिलियन में बनता है। वहीं टर्की का TB2 या बैरक्टर TB2 सिर्फ $5 मिलियन का है। इस UAV सिस्टम में टोटल 5 इक्विपमेंट है जो इसे ऑपरेशनल बनाते हैं। नंबर 1 UAV ड्रोन, नंबर 2 ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, नंबर 3 रिमोट डिस्प्ले टर्मिनल, नंबर 4 एडवांस्ड फेस विद जनरेटर एंड नंबर 5 ट्रेलर मॉड्यूल्स। सबसे पहले रिमोट डिस्प्ले टर्मिनल को किसी सोल्जर को दिया जाता है जो बैटलफील्ड में रहते हुए सिचुएशन के मुताबिक यूएवी को ऑपरेट कर सकता है। उसके बाद सोल्जर से मिले डेटा को ग्राउंड डेटा टर्मिनल को भेजा जाता है जो एक एंटीना होता है। उसके बाद बैटलफील्ड से मिली जानकारी को ग्राउंड डेटा टर्मिनल ग्राउंड स्टेशन को भेज देता है, जिसे मिशन कमांडर या ग्राउंड स्टेशन पायलट ऑपरेट करता है। यहां से ही डिसाइड होती है आगे की स्ट्रेटजी, यानी हमला करना है या नहीं। यह सिग्नल दोबारा ग्राउंड डेटा टर्मिनल को जाता है और फाइनल डिसीजन यूएवी को जाता है और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है।
कई बार ग्राउंड कंट्रोल रूम से भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर ड्रोन से हमले किए जाते हैं। जब इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही हो और यूएवी से क्लियर विजुअल मिल रहा हो, ज्यादातर यूएवी ऐसे ही काम करते हैं। हर देश अपने एनुअल बजट में डिफेंस बजट भी अनाउंस करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इंडिया का रक्षा बजट था 3,62,345 करोड़ रुपए या $49.6 बिलियन। पहले ये पैसा एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, हथियार और गोला बारूद खरीदने, बनाने और R&D पर खर्च होते थे। अब ट्रेडिशनल हथियार के साथ साथ सभी देश यूएवी बनाने और खरीदने में भी आगे हैं, क्योंकि जो देश अपनी सेना पर करोड़ों अरबों का खर्चा नहीं उठा सकते, ड्रोन्स उन्हें भी आगे रहने में एडवांटेज देता है। इससे आप चुपचाप अपने दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट को गिरा सकते हैं। पर कई बार पब्लिक इवेंट्स में भी ड्रोन अटैक का रिस्क रहता है। कोई दुश्मन आप पर कब हमला करेगा इसका अंदाजा आपको नहीं होता, इसीलिए कोई अपने दुश्मन देश को कभी भी सरप्राइज कर सकता है। यूएसए, रशिया, चाइना जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड देशों में ड्रोन्स बहुत एडवांस्ड है, लेकिन गरीब देशों के पास ये टेक्नोलॉजी या तो नहीं है या उतनी एडवांस्ड नहीं है। पर फिर भी बहुत से चरमपंथी और टेररिस्ट ग्रुप्स बेसिक ड्रोन्स का यूज करके भी हमला करते हैं, लेकिन अगेन आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो पब्लिक की जान भी जा सकती है। और अफगानिस्तान में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए भी जहां आम लोगों की जान गई और यूएसए का नाम खराब हुआ। एक्चुअली यूएसए ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के शक में एक गाड़ी पर निशाना लगाया था, पर गलत जानकारी के चलते एक आम फैमिली की कार पर हमला हुआ और सारे लोग मारे गए। यूएसए ने इसे एक मिस्टेक कहा। वेब सीरीज जैक रायन सीजन 1 में भी ऐसी ही एक सिमिलर सिचुएशन दिखाई गई, जिसमें यूएसए कमांड सेंटर में बैठे एक ऑपरेटर ने गलती से आतंकवादी समझकर किसी दूसरे को रॉकेट से उड़ा दिया। बाद में पता चलता है कि मारा गया इंसान आतंकवादी नहीं था। तो आगे चलकर वो ऑपरेटर जिसने निशाना लगाया था, मरने वाले की फैमिली से मिलने सीरिया जाता है और उन्हें बहुत सारा पैसा देकर आता है और माफी भी मांगता है, जबकि उसने सिर्फ कमांड फॉलो किया था। मतलब ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के चलते हुआ। इसीलिए ऐसे किसी भी ड्रोन स्ट्राइक से पहले हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बटोरी जाती है। 2020 में यूएवी पर यूएसए ने $1.2 बिलियन खर्च किए। अगर ग्लोबल मिलिट्री ड्रोन मार्केट की बात करें तो 2022 में ये $11.73 बिलियन का है, जो 2029 तक $30.86 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी साल जुलाई में पता चला कि मिलिट्री ड्रोन्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 700 करोड़ का बजट तय किया है। डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल मानती है कि मिलिट्री ड्रोन होने से इंडिया की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी और दुनिया भर में कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिहाज से फायदा होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि इंडिया अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हुआ है और किस तरह के यूएवी हमारे पास है। लेकिन यूएवी पर पूरी दुनिया इतनी फोकस्ड क्यों है? क्यों करोड़ों रुपयों का बजट इस टेक्नोलॉजी के लिए सैंक्शन किया जा रहा है? इसी से आप यूएवी की इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप रशिया यूक्रेन वॉर से समझ पाएंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि रशिया की मिलिट्री कॉन्वॉय पर यूक्रेन ने ड्रोन की हेल्प से रात में ही हमले शुरू कर दिए। डेविड हैम्बलिंग एक सीनियर जर्नलिस्ट है और ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज रखते हैं। वो मानते हैं कि रशिया जैसे सुपर पावर के खिलाफ यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल पर यूज करके एडवांटेज ले रहा है। एंटी टैंक मिसाइल वाले रूसी टैंकों को निशाना बना रहा है। इंफ्रारेड कैमरा वाले ड्रोन्स टैंकों की गर्मी से उनकी लोकेशन पता कर लेते हैं और जब रात में रशियन मिलिट्री के जवान खुद को गर्म रखने के लिए इंजन ऑन करते हैं तो उन पर यूक्रेन हमला कर रहा है। यूक्रेन की आर्मी बम गिराने के लिए भी ड्रोन की हेल्प ले रही है। यूक्रेन के पास सोवियत यूनियन एरा के एंटी टैंक ग्रेनेड्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये ग्रेनेड्स भारी हैं और उन्हें ऑपरेट करने के लिए ड्रोन से सही जगह ले जाकर दुश्मन पर धावा बोला जा रहा है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इन ग्रेनेड्स में जरूरी चेंजेस करके काम लायक बनाया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन के पास बड़े बायरेक्टर TB2 टर्किश ड्रोन्स भी हैं जो जबरदस्त अटैक करने में कैपेबल है, जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले ही किया था।
16 घंटों तक नॉनस्टॉप उड़ने वाले ये ड्रोन्स मॉनिटरिंग करके टारगेट पर हमला कर सकते हैं। इन यूएवी में 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं जो बड़े टैंक्स और आर्मरेड व्हीकल्स को भी तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के पास यूएसए का बनाया हुआ स्विच ब्लेड यूएवी भी है, जिसकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट है कि किसी एक आदमी को निशाना बना सकता है। ये इतने एडवांस्ड है कि इन्हें अपने दुश्मन के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं देनी होती है। 15 मिनट तक हवा में उड़ते हुए ये खुद ही दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। यूएसए ने ऐसे 700 स्विच ब्लेड ड्रोन्स यूक्रेन को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। 100 किलोमीटर की रफ्तार से ये 150 मीटर ऊपर उड़ते हुए 15 मिनट की फ्लाइट लेते हैं। जब यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन करने की बात कही थी, तब रशिया ने इसे अपने लिए खतरा बताते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया और वॉर शुरू हो गई। रशिया इस इन्वेशन के बाद ही इन स्विच ब्लेड ड्रोन्स को यूएसए ने यूक्रेन को दिया। यूएवी के चलते ही यूक्रेन की सेना अपने से कई गुना बड़ी रशियन आर्मी को रोकने में सफल हुई। इसीलिए रशिया अभी तक यूक्रेन को झुका नहीं पाई है। पर क्या ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे लड़ाई में कोई मेजर चेंज ला सकेगी? चलिए क्यों ना जान लिया जाए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वॉर स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स रॉजर्स कहते हैं कि यूक्रेन में शौकिया तौर पर ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन बेचने वाले दुकानदारों ने भी अपने ड्रोन्स यूक्रेन की आर्मी को लड़ाई में मदद करने के लिए दान कर दिए हैं। ये ड्रोन्स हमला करने के काम तो नहीं आते, पर यूक्रेन की आर्मी रशिया सोल्जर्स पर नजर रखने के लिए इनका खूब इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन अमेरिका के राज्य टेक्सास जितना बड़ा है और इतने बड़े इलाके में अपनी आर्मी को सपोर्ट देना एक मुश्किल काम है। इसीलिए यूक्रेन ने ड्रोन के सपोर्ट से अपनी आर्मी को लीड करने में मदद दे रहा है। अगर लड़ाई चलती रही तो हो सकता है कि आगे सिटी एरियाज के अलावा रिमोट एरियाज में भी ड्रोन यूक्रेन आर्मी की आंख बने। सिर्फ किसी देश की छोटी आर्मी ही नहीं, इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी ग्रुप्स भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में ड्रोन को काम में ले रहे हैं। ड्रोन से हमले करने की एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजी है। पहले दुश्मन पर आगे से हमला करो, जैसे ही वो पीछे हटने लगे तो उन पर पीछे से भी हमला किया जाता है और इस तरह वो बीच में ही फंस जाते हैं। जब तक कोई मदद पहुंचती है तब तक दुश्मन काफी कमजोर हो चुका होता है। यूएवी और ड्रोन से हमले करने में स्वार्मिंग टैक्टिक एक गेम चेंजर स्ट्रेटजी है। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन्स को दुश्मन की ओर हमले के लिए भेजा जाता है। इन सबको एक साथ मार गिराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई टारगेट तक पहुंचकर हमला करेगा ही, इसकी पूरी गारंटी होती है। दुनिया भर में ऑटोनॉमस ड्रोन्स पर भी रिसर्च चल रही है, जो खुद से ही दुश्मन को ढूंढते हैं और हमला कर देते हैं। इसकी जानकारी ड्रोन बाद में कमांड सेंटर को देता है कि उसने क्या किया है, पर यहां रिस्क ये है कि गड़बड़ी हुई और दुश्मन के बदले कोई निर्दोष आदमी मारा गया तो उसके जिम्मेदार कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। पर रशिया यूक्रेन वॉर से इतना तो पता चल गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर टूल है, जो किसी कमजोर देश को भी इतना मजबूत बना देगी कि वो आसानी से अपने से बड़े दुश्मन को भी टक्कर दे पाएगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वॉर स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स रॉजर्स को यकीन है कि आने वाले दिनों में ड्रोन्स हर लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सिर्फ इनसे ही लड़ाई की जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं दुनिया के कुछ मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन्स की। इस काउंटडाउन में 10वें नंबर पर है बेरेक्टा TB2। टर्की में बना ये ड्रोन इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलियंस और हमला करने के लिए बनाया गया है। 100 हॉर्स पावर का इसमें इंजन लगा होता है, जो इसे 200 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड देता है। ये 8 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है और तुर्की की पुलिस और आर्मी के साथ साथ कतर और यूक्रेन भी इस यूएवी की सर्विस लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले यूएवी की तरफ, जो है M25 स्टिंगरे। हमारे काउंटडाउन पर 9th पोजीशन वाले इस यूएवी को यूएसए ने बनाया है। इस ड्रोन को हवा में F-35 फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूल करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही ये एक अच्छा जासूस भी है, जो सर्वेलियंस के काम भी आता है। अपने एक फ्लाइट में ये 4 एयरक्राफ्ट्स की रिफ्यूलिंग कर सकता है और 925 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 620 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और ये 7 टन फ्यूल लेकर उड़ सकता है। 8वें नंबर पर है
XQ-58 वैल्करी। लॉन्ग रेंज के इस स्टेल्थ यूएवी को भी यूएसए ही बनाता है। 540 किलो की इसकी लोड कैपेसिटी है और ये छोटे साइज के ड्रोन भी कैरी कर सकता है। 1050 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड से उड़ने वाला XQ-58 वैल्करी 13 किलोमीटर की हाइट पर उड़ सकता है और लगातार उड़ते हुए 3900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 7th पोजीशन पर है रॉयल विंगमैन। इस मल्टीपर्पज स्टील्थ ड्रोन को ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है। इन्हें ग्रुप में उड़ाया जाता है और ये एक साथ सर्वेलियंस टीम की तरह काम करते हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ये ऑटोनॉमस ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट्स के साथ उड़ते हुए उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका फ्रंट पार्ट रिप्लेस भी किया जा सकता है। 3700 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाले इस यूएवी को बोइंग कंपनी बनाती है। पायलट वाले F-35 एयरक्राफ्ट को ये असिस्ट कर सकता है, जिसे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यूज कर चुकी है। नंबर 6 पर है ऑक्संगर। तुर्की का ये हाई परफॉर्मेंस यूएवी तुर्की के आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया जाता है। ये ऑटोनॉमसली भी काम कर सकता है और सर्वेलियंस भी आसान बना देता है। 340 हॉर्स पावर वाला इसका टर्बो डीजल इंजन इसे 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। 60 घंटे लगातार उड़ते हुए ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर 6500 किलोमीटर की दूरी नाप सकता है। 5वें नंबर पर है बैरक्टार अकिंजा। इसे तुर्की में बनाया जाता है और ये एक हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक ड्रोन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम दोनों से चलता है। 1500 हॉर्स पावर वाला इसका इंजन 360 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड देता है और हाई परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक यूएवी कहलाता है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यह लगातार अपना काम कर सकता है। 4th पोजीशन पर है MQ-9 रिपर। यह भी अमेरिका में बनाया जाता है। 15 टन की इसकी कैपेसिटी है और ये 360 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। लॉन्ग डिस्टेंस और हाई एल्टीट्यूड मिशंस के लिए बना ये ड्रोन 900 हॉर्स पावर के इंजन से चलता है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी जा सकता है और लगातार 27 घंटों तक उड़ सकता है। इसे यूएसए, इटली और स्पेन भी यूज करते हैं। 3rd पोजीशन पर है प्रीडेटर सी एवेंजर। ये बहुत ही फास्ट और हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने में एक्सपर्ट है और इसे भी यूएसए में बनाया जाता है। इसका डिजाइन इसकी स्पीड को सपोर्ट करता है और अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो बड़ी ही तेजी से वहां से भाग निकल सकता है। ये अभी यूएस एयरफोर्स को अपनी सर्विस देता है। हमारे काउंटडाउन में X-47B दूसरे नंबर पर है। इसे भी यूएसए ने बनाया है और इसे एयरक्राफ्ट करियर शिप्स पर रखा जाता है, तो वहीं से इसे डिप्लॉय किया जाता है। सिंगल जेट इंजन वाला ये यूएवी 1100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है, 12 किलोमीटर की ऊंची उड़ान भरता है और 3900 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। इसी मॉडल पर बेस्ड करके इसे एडवांस बनाने का काम चल रहा है। इस लिस्ट को डोमिनेट कर रहा है RQ-4 ग्लोबल हॉक। इसे यूएस एयरफोर्स यूज करता है। हाई एल्टीट्यूड एरिया और लॉन्ग डिस्टेंस मिशन में इसे काम पर लगाया जाता है ताकि किसी बड़े जियोग्राफिकल एरिया का हाई रिजोल्यूशन इमेज निकालकर उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। यह अमेरिका का बिगेस्ट अननेम्ड एरियल व्हीकल है। यह यूएस एयरफोर्स के लिए आई इन द स्काई है क्योंकि ये नंबर 1 पर है। तो थोड़ा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका इंजन है रोल्स रॉयस F-135 RR100 टर्बोफैन जो 7600 पाउंड फोर्स थ्रस्ट पैदा करता है। इसे जमीन से 60,000 फीट या 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लगातार 32 घंटों तक उड़ सकता है और 22,780 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यह 13 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन है 35 मीटर और इसका वेट है 12 टन। 2004 में यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स ने इन्हें खरीदना शुरू किया था और 4 ऐसे ग्लोबल हॉक की कीमत आई थी $360 मिलियन। इन ग्लोबल हॉक्स को एयरस्पेस एंड डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन बनाती है और कंपनी ने 2013 में कहा था कि ऐसे 37 ग्लोबल हॉक्स यूएस एयरफोर्स को डिलीवर किए गए हैं। इसे सबसे पहले 1998 में उड़ाया गया था। इसे अफगानिस्तान, इराक, नॉर्थ अफ्रीका और ग्रेटर एशिया पैसिफिक रीजन में किए गए कई ऑपरेशंस में यूज किया गया है।
15 साल पहले इराक के खिलाफ यूएसए ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया, जिसे कॉमन टर्म में यूएस इराक वॉर कहा जाता है, जिसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मंजूरी दी थी ताकि इराक में सद्दाम हुसैन की तानाशाही को खत्म किया जा सके। उस वक्त ग्लोबल हॉक ने ग्राउंड रिपोर्ट इंटेलिजेंस और रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जबरदस्त रोल प्ले किया और रियल टाइम वीडियोस एंड इमेज से दुश्मन का सर्विलांस पॉसिबल हो पाया था। नॉर्थरॉप ग्रुमेन जो ग्लोबल हॉक को बनाती है, उन्हें एक स्पेशलाइज्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी बना कर दिया गया है। ये इतना एडवांस्ड है कि किसी भी एयरक्राफ्ट सिस्टम और रडार से कम्युनिकेट कर सकता है। ये इतना इजी टू यूज है कि जस्ट एक माउस क्लिक से ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटर उसे स्टार्ट करके टेक ऑफ करवा सकता है। 2001 में अफगानिस्तान में यूएसए ने इसे सबसे पहले डिप्लॉय किया था और 20 साल की सर्विस के बाद इसका नया एडवांस्ड मॉडल भी आने वाला है। ग्लोबल हॉक के नाम यूएवी के तौर पर प्रशांत महासागर पार करने का भी रिकॉर्ड है। इसमें एक हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरा और एक रडार लगा हुआ है जो इसे दिन रात सर्विस देने में काबिल बनाता है। इसका रडार मूविंग प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लगातार कम्युनिकेट कर सकता है और इससे कैमरा हाई रिजोल्यूशन लैंडस्केप इमेज जनरेट करता है, जिससे इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बड़े एरियाज को कवर करना पॉसिबल होता है। फाइनली घर वापसी करते हैं और बताते हैं कि इंडिया यूएवी में क्या प्रोग्रेस कर रहा है। यूएवी का जो बॉर्डर टर्म है वो है एयर पाउडर टीमिंग सिस्टम, जो एयर वॉरफेयर का फ्यूचर है। आपको अच्छे से याद होगा कि जब फ्रांस से इंडिया को राफेल की डिलीवरी हो रही थी तो उन्हें सुखोई 30 फाइटर जेट से प्रोटेक्ट करके लाया जा रहा था ताकि कोई हमला ना हो सके। साथ ही जब भी एयर स्ट्राइक करनी होती है तो एयरफोर्स एक साथ कई सारे फाइटर प्लेन्स को भेजता है ताकि वो एक दूसरे की प्रोटेक्शन कर सके। अब यही काम ड्रोन्स और यूएवी करेंगे। मतलब आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि फाइटर जेट के आसपास यूएवी भी फ्लाई करेंगे, जिन्हें पायलट भी कंट्रोल कर पाएगा। ये पायलट को प्रोटेक्शन तो देंगे ही, साथ ही पायलट खुद भी इनसे हमला कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मिसाइल फाइटर जेट की तरफ आ रहा है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूएवी खुद को मिसाइल से टकरा दे। ऐसा एक सीन हॉलीवुड मूवी एयरफोर्स 1 में भी है। यूएस प्रेसिडेंट के एयरप्लेन को टारगेट करके छोड़े गए मिसाइल को रोकने के लिए एक पायलट अपने फाइटर जेट को मिसाइल से टकरा देता है और यूएस प्रेसिडेंट की जान बच जाती है। बोइंग ने अपनी वेबसाइट पर अलग से एक सेगमेंट बना रखा है जिसमें उसने ये जानकारी दी है कि वो एयर पावर टीमिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। एक मैन्ड एयरक्राफ्ट तो दुश्मनों पर हमला करेगा ही, साथ ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी मिसाइल दागेंगे। न सिर्फ फाइटर जेट्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और किसी भी इंपॉर्टेंट उड़ान जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, उन्हें ये सुरक्षा देंगे। इंडिया भी सिमिलर टाइप्स के यूएवी बना रहा है जिनकी डिजाइन बहुत ही एडवांस्ड दिखती है और ये जिम्मेदारी मिली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ये प्रोग्राम अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और अभी टोटल 3 ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाने पर काम चल रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इस कैट्स प्रोग्राम के अंडर 3 तरह के ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। नंबर 1 कैट्स हंटर, नंबर 2 कैट्स अल्फा एंड नंबर 3 कैट्स वॉरियर। कैट्स हंटर और कैट्स अल्फा को एयरक्राफ्ट पर कैरी करके बैटलफील्ड में ले जाकर यूज किया जा सकता है और कैट्स वॉरियर एक स्टील्थ फाइटर की तरह दिखता है जो खुद उड़ेगा और साफ डीआरडीओ मिसाइल भी फायर करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब तक कैट्स यूएवी इंडिया को मिलेंगे, तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ऑफिशियली कहा गया है कि 2024-25 तक ये इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे, लेकिन 2026 तक डेडलाइन बढ़ सकती है। कैट्स प्रोग्राम के ये यूएवीज को इस तरह डेवलप किया जा रहा है ताकि इन्हें किसी भी फाइटर जैसे तेजस, राफेल, सुखोई 30 में डिप्लॉय किया जा सके। तेजस के साथ कैट्स प्रोग्राम के यूएवीज कंपैटिबल होते ही इनकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बोइंग के किसी भी मॉडल के मुकाबले इंडियन यूएवीज को खरीदना सस्ता पड़ेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, टैंक्स जैसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम होते हुए भी यूएवी डेवलप करने की एक बड़ी वजह ये है कि जहां जमीन पर नहीं जाया जा सकता, ट्रूप्स नहीं भेजे जा सकते, वहां ये गेम चेंजर बनेंगे, क्योंकि लैंड माइंस, एंटी टैंक एक्सप्लोजिव जैसी चीजें कहां रखी गई हैं
इनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अपने वेपन्स, सोल्जर्स और रिसोर्सेज को रिस्क में ना डालकर यूएवीज को भेजना ज्यादा फायदेमंद है। यूएवीज को डिप्लॉय करना आसान होता है, एयरक्राफ्ट के मुकाबले हल्के होते हैं और रिमोटली ऑपरेशन से एक कंट्री को हमेशा ही एडवांटेज मिलती है। कैट्स के कुछ यूनिक फीचर्स की बात करते हैं। कैट्स यूएवीज को किसी भी मिशन की रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से मॉडिफाई किया जा सकेगा। ये मदर एयरक्राफ्ट के बगल में उड़ सकेंगे, मेन शिप से पायलट के कमांड को फॉलो करेंगे, ऑटोनॉमस एआई सिस्टम लगा रहेगा और लॉ रीडर रेंज में डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। 4 तरह के कैट्स के साथ एक मैन्ड एयरक्राफ्ट की टीम को लड़ने के लिए भेजा जाएगा, जो एयर टू एयर और एयर टू लैंड कॉम्बैट करेंगे। पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन देशों के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर एरा में खुद को मजबूत बनाना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर इंडियन डिफेंस सिस्टम को एडेड एडवांटेज मिले। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी कारगिल वॉर के वक्त हमारे पास होती तो हमारे ढेर सारे वीर जवान शहीद नहीं होते। अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है तो ऊंची पहाड़ियों पर अपने सैनिकों को लाइफ रिस्क लेकर जाना नहीं पड़ेगा। कैट्स के यूएवीज ही चुपचाप अपना काम कर लेंगे। एक्चुअली ड्रोन वॉरफेयर तब शुरू हुआ था जब सीरिया में रशिया के खेमेमिम एयरबेस पर 2018 में ड्रोन अटैक हुआ। साथ ही सऊदी अरब के 2 ऑयल स्टेशंस पर हूती विद्रोहियों ने ड्रोन अटैक्स किए। तब उन्हें सऊदी एयर डिफेंस भी रोक नहीं पाया। चाइना के पास भी स्वार्म ऑफ ड्रोन्स यानी ड्रोन्स का झुंड है, जिसे 2020 में रिवील किया गया था। इसीलिए इंडिया को जितनी जल्दी हो सके ऐसी फुली फंक्शनल टेक्नोलॉजी हासिल कर लेनी चाहिए। 15 जनवरी 2021 में आर्मी डे परेड के दिन 75 ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भर के टारगेट पर हमला करने का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स या ड्रोन्स का झुंड था। चाइना पर नजर रखने के लिए भी इंडियन आर्मी ने 140 करोड़ के ड्रोन्स का ऑर्डर दिया। साथ ही इंडियन नेवी भी शिप बाउंड ड्रोन्स मंगवाकर इंडिया ओशियन की निगरानी करेगी। अब अगर आपको डिफेंस सेक्टर में हो रहे डेवलपमेंट्स में इंटरेस्ट है तो आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रखते हैं, तो आपको पता होगा कि जुलाई 2022 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया था और डीआरडीओ को घातक नाम का ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बधाई दी। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में उड़ाकर दिखाया गया। यूएस एयरफोर्स के B-2 स्टील्थ बॉम्बर की तरह दिखने वाला ये ऑटोनॉमस यूएवी ने खुद टेक ऑफ एंड लैंडिंग की। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और आने वाले दिनों में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी में इंडिया को काफी आगे ले जाया जाएगा। फिलहाल तो ये एक प्रोटोटाइप है जो 15 टन से कम वेट का है और जमीन से 200 किलोमीटर की रेंज तक कमांड हासिल कर सकता है और 1 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसमें मिसाइल कैरी करने की भी कैपेसिटी है, पर मिसाइल बाहर से नहीं दिखेंगे, ये अंदर रहेंगे और हमले के वक्त ही बाहर निकलेंगे ताकि इसके स्पीड पर कोई असर ना पड़े। उम्मीद करते हैं कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई होगी। ऐसे जबरदस्त और नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए देखते रहिए infinitystream.tv। थैंक्स फॉर वॉचिंग।